नमस्कार सभी को। सीसी के इस योग व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। और मैं आचार्य हरदीप। आज हम प्राण चिकित्सा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि प्राण चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग, इसके स्वरूप को हम समझने वाले हैं। एक बेसिक तरीके से हम इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और इसके बारे में हम अलग अलग आयामों से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्राण चिकित्सा और प्राणिक हीलिंग क्या है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राण का अर्थ और परिचय क्या है। प्राण जो है वो एक ऊर्जा है। प्राण का अगर हम पर्टिकुलर कोई अर्थ निकालना चाहें तो वो नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, जिसका मतलब है वाइटल फोर्स एनर्जी, यानी एक जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा। जैसा कि हम सुनते हैं अपनी आम भाषा में, किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि प्राण निकल गए। प्राण निकलना मतलब एक जीवन ऊर्जा हमारे शरीर, किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं रही। तो प्राण का अर्थ है एक जीवन ऊर्जा। इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जीवन ऊर्जा मतलब एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें प्राण है, जो जीवित है और जो इंटेलिजेंट है। जब हम प्राण चिकित्सा का अध्ययन करते हैं तो हमें समझने को मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत एक ऊर्जा है, तो विद्युत है एक ऊर्जा तो है, लेकिन उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो उसमें कोई जीवन नहीं है, वो एक मृत ऊर्जा है। तो उसी प्रकार से जब हम प्राण को समझते हैं तो प्राण एक जीवित ऊर्जा है, एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, जो मानव शरीर के साथ रिएक्ट करके, मानव शरीर के साथ या किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी भौतिक वस्तु के साथ जब मिलती है तो उसी के जैसे होके वैसा ही रिएक्शन पैदा करती है। तो एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इसको समझ सकते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे, किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा है, किसी ने इसको जीवन ऊर्जा कहा है, किसी ने बायो लिक्विड एनर्जी कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से समझा है। लेकिन भारत में जो है इसको प्राण के नाम से ही जाना जाता है। प्राण मतलब एक जीवन ऊर्जा जिस पर सब आधारित है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में, उपनिषद में प्राण को माँ, बाप और पूरे जीवन का आधार बताया गया है, क्योंकि प्राण से ही ये सब कुछ, जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं वो प्राण से ही पॉसिबल हो रहा है। अगर हम अपने शरीर को एक डिवाइस माने, एक मोबाइल की तरह माने या एक इक्विपमेंट की तरह माने, तो उसके अंदर जो बह रही बिजली है वो प्राण ऊर्जा है। तो प्राण का मतलब हुआ एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो मनुष्य के शरीर को या किसी भी जीव जंतु के शरीर को, और मृत वस्तुओं में भी प्राण ऊर्जा का प्रवाह रहता है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके का रहता है। तो सभी जीवित प्राणियों को जो जीवित करने का जो काम करता है वो प्राण करता है। तो प्राण को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करें तो प्राण जो है वो हमें जीवन प्रदान करता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जितने भी काम कर रहे हैं वो उस विद्युत की वजह से कर रहे हैं। ऐसा समझ लेते हैं हम, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट हैं, हमारी लाइट है, हमारा पंखा है, हमारा एसी है, जो सब कुछ काम कर रहा है वो किस वजह से काम कर रहा है? घर में प्रवाहित होने वाली बिजली की वजह से। अगर बिजली नहीं होगी तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं कर सकेंगे, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी विद्युत से जो चलने वाली चीज़ है वो हम उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी नस नाड़ियां हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, और वो जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। और इस डिवाइस यानी इस यंत्र यानी इस शरीर की परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा, वो कम ज़्यादा होगी या बीमार पड़ेगा शरीर। तो ये इसको हम एक प्राण को हम समझ सकते हैं एक ऐसी जीवन ऊर्जा जो हमारे जीवन को गति प्रदान करती है। अब प्राणिक चिकित्सा और प्राणिक हीलिंग यानी उपचार यानी चिकित्सा। उपचार को हम आधुनिक युग में तो हम उपचार का मतलब समझते हैं कि किसी बीमारी को ठीक करना, लेकिन पुराने काल में जो चिकित्सा का मतलब है, या आयुर्वेद में हम समझे या हमारे शास्त्रों में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, वो आपको सिर्फ एक शरीर नहीं मानती। वो आपको जब कोई उपचार की बात की जाती है तो आपके 3 शरीर के रूप में आपको देखती है कि आप एक भौतिक शरीर हैं, यानी एक हार्डवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर हैं जो उसको प्रोसेस, और एक प्रोसेसर है जो कि कारण शरीर है। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
ऐसे ही 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 7 चक्र हैं। तो जब किसी भारतीय तरीके से हम भारतीय एंशिएंट मेथड से हम जब चिकित्सा की बात करते हैं या हीलिंग की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं, तो वहाँ बात सिर्फ शरीर की नहीं हो रही होती है। हमारे शास्त्रों में इस भौतिक शरीर को सिर्फ 10% कहा गया है। इसके अलावा 75% हमारा माइंड है, हमारी बुद्धि है, 5% हमारी सोल है, ऐसे करके उसको डिवाइड किया गया है। तो जब हम चिकित्सा या उपचार की बात करते हैं कि प्राण चिकित्सा यानी प्राण के द्वारा उपचार, तो उपचार किस चीज़ का? उन 3 शरीर का, उन 5 कोश का, उन 7 चक्रों का उपचार, उन नस नाड़ियों का उपचार। तभी हम असली मायने में किसी व्यक्ति का उपचार कर पाएंगे जब हम उस लेवल पर काम करेंगे। तो भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है वो एक जीवात्मा के उपचार की बात करती है, ना कि एक शरीर के उपचार की बात करती है। भारतीय चिकित्सा पद्धति समझाती है कि हम एक शरीर नहीं है, हम एक जीव आत्मा है जिसके पास एक शरीर है, जिसके पास 3 प्रकार के शरीर हैं, 5 कोश हैं, 7 चक्र हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। तो उन सब के उपचार की बात की जाती है। तो हीलिंग का मतलब हुआ ऐसा उपचार जो बहुत डीपर लेवल पर, बहुत गहराई में जाके काम करता है। और प्राण का मतलब हुआ एक वाइटल एनर्जी जो उसको चला रही है। अब प्राण ऊर्जा की जो उत्पत्ति है और इतिहास है उसको हम समझते हैं। प्राण ऊर्जा कब से है? प्राण ऊर्जा इस सृष्टि जब से शुरू हुई तब से ही इसका अस्तित्व है, क्योंकि पहले प्राण आया। हमारे उपनिषद में बताया है कि प्राण और आत्मा से मिलके ही, यानी जिसको चाइनीज फिलोसफी में यिन और यांग या शिव या शक्ति कहते हैं, उसी से, या प्रकृति और पुरुष कहते हैं, उसी से सब कुछ मिलके बना हुआ है। तो प्राण का मतलब है एक शक्ति, एक विद्युत, जिसको तंत्र में माँ कहा है, शक्ति कहा है, जिसको सांख्य योग में प्रकृति कहा है। तो वो जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो प्राण ऊर्जा तब से है जब से ये सृष्टि पैदा हुई है। लेकिन इसका जो उपयोग लोगों ने करना शुरू किया है वो हमारे हजारों हजार साल पहले जो हमारे शास्त्र हैं, भारतीय शास्त्र मुख्यतः, उनमें इसका उपयोग पहले ही बताया गया है। हम अपने जीवन में भी हम देखते हैं तो जो हम रिचुअल के रूप में या रीति रिवाज के रूप में जो फॉलो करते हैं, हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी के चरण स्पर्श करते हैं, किसी से गले मिलने का जो काम करते हैं, या नज़र उतारने का जो काम हम करते हैं, ये सब प्राण चिकित्सा का ही एक छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं, अभ्यास हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और ये पुराने काल से ही चले आ रहे हैं। अभी आधुनिक युग से अगर हम पहले की बात करें तो जब गांव में सब लोग रहते थे, या उससे पहले भी जब ट्राइबल एरिया में जब सब लोग रहते थे, आज भी जो प्रॉपर शहर में नहीं बनी है वो ट्राइबल प्रजातियां जो हैं, जातियां जो हैं व्यक्तियों की, उनकी लोगों की, वहाँ पर भी प्राण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। वो उसको कहीं तांत्रिक फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, कहीं वो उसको किसी अलग फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। जो हवन या जो चिकित्साएं जो हम पुरानी पारंपरिक जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, प्राण उनका एक मुख्य रूप रहता है। आज भी जो हम योग का अभ्यास जो हम करते हैं, योग का जो अभ्यास करते हैं, उसमें एक प्राण मुख्य तत्व है। अगर प्राण को हम योग से निकाल दें तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि योग में बताया है कि एक घट है, एक मतलब एक शरीर है, उसके अंदर प्राण प्रवाह हो रहा है। पहले घट शुद्धि की बात करता है योग कि शरीर शुद्ध हो जाए, उसके बाद प्राण शुद्धि के लिए प्राणायाम का एक विस्तृत रूप से वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ये एक जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये जो प्राण विद्युत, हम इसको अगर हम भारतीय तरीके से कहें तो प्राण विद्युत एकदम बहुत बढ़िया शब्द मिलता है। इस प्राण विद्युत के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एक मृत व्यक्ति में अगर हम कितना ही स्वस्थ हो, वो उसमें हम कितनी ऑक्सीजन हम दें, उसको कितनी ही हेल्दी डाइट दें, वो जीवित नहीं हो सकता जब तक कि उसमें प्राण का प्रवाह नहीं है। तो ये जो प्राण का प्रवाह है ये भी हमारे शास्त्रों में थोड़ा सा अलग अलग टाइप से इसको बताया गया है। जैसे कि एक प्राण वो है जो हमें सूर्य से मिलता है, एक प्राण वो है जो हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है, धरती से मिलता है, एक प्राण वो है जो हमें भोजन से मिलता है। इस प्रकार से प्राण को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और हमारे शास्त्रों में उसको अलग अलग तरीके से उपयोग करने के तरीके भी बताए गए हैं। जैसे योग में प्राणायाम में
प्राण के विस्तार, उसकी चक्रों का वर्णन, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तंत्र में जो माँ का जो वर्णन कहा गया है, जो शक्ति का जो वर्णन कहा गया है, जो मात्र रूप में जो समझाया गया है, वो प्राण ऊर्जा ही है। वो प्राणिक एनर्जी की साधना ही सब कुछ है, जो अलग अलग तरीके बताए गए हैं। इस प्राण के बहुत सारे स्वरूप हैं। शरीर में ये कुछ अलग तरीके से काम करता है, बाहर ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो जो योग तंत्र और भारतीय संस्कृति में जो इसको इतना डीप तरीके से बताया गया है, लेकिन उसको एक इमेज फॉर्म दे दी गई है ताकि एक आम जनमानस भी समझ सके। जब हम किसी को कहें कि प्राण, तो कुछ इमेज नहीं बनती, कोई पिक्चर नहीं बनती माइंड में। तो हमारे भारत के शास्त्रों में उसको पिक्चर की फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, कविता की फॉर्म में, देवी देवताओं के तरीके से उस ऊर्जा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई हम समझें तो जैसे समझ लीजिए, विद्युत जो है, जो हमारे घर में जो बिजली आ रही है, वो एक ही है, यानी प्राण ऊर्जा एक ही है। लेकिन वो विद्युत जब पंखे में जाएगी तो वो हवा में परिवर्तित हो जाएगी, जब वो लाइट में जाएगी तो वो प्रकाश देगी, जब वो एसी में जाएगी तो वो ठंडक देगी, जब वो किसी खाना बनाने के उपकरण में जाएगी, ओवन में जाएगी, तो वो गर्माहट देगी। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। तो प्राण विद्युत जो है वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग कहाँ से, वो कौन सी प्राण विद्युत का आप उपयोग कर रहे हैं, क्या आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके हजारों प्रकार हो सकते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं के फॉर्म में, मंत्रों के द्वारा, उनकी साधनाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और उनको एक्सप्लेन किया भी गया है। लेकिन अभी आधुनिक काल में हमें उसको डीकोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो बहुत गहरा ज्ञान है। अभी हम जो चलते हैं वो सिर्फ साइंस की वजह से चलते हैं कि जो साइंस में साबित कर दिया वो हमारे लिए सच्चाई होती है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जो अध्यात्म बताया गया है वो साइंस से भी परे की बात है। अध्यात्म और साइंस क्या है? जो साइंस जो अध्यात्म जान लिया गया है वो साइंस है, जो अध्यात्म नहीं जान लिया गया वो स्पिरिचुअल साइंस है या पैरासाइकोलॉजी है या पैरा साइंस है। वो अभी उसके बारे में हमारी पूरी जानकारी नहीं हुई है। लेकिन अब हम जैसे जैसे इस आधुनिक काल में भी कुछ ऐसे उपकरण, कुछ ऐसे कैमरा बन रहे हैं, कुछ ऐसी इक्विपमेंट बन रहे हैं जो उस प्राण ऊर्जा को डिटेक्ट करने में सक्षम हो सके हैं। जैसे कि एक कर्लियन फोटोग्राफी है जिसमें हम अपने प्राणिक शरीर को देख सकते हैं, जिसमें हम अपने आभा मंडल को देख सकते हैं, उसकी अलग अलग लेयर्स को देख सकते हैं। हमारे शरीर में 6 महीने बाद कौन सी बीमारी पैदा होने वाली है, कहाँ की हमारी प्राण ऊर्जा विकृत है, कहाँ की हमारी प्राण ऊर्जा कम है, उसमें सब पता चलना शुरू हो जाता है। तो कर्लियन फोटोग्राफी हो गई, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जांचने के जो उपकरण हैं उनके द्वारा हम अपने आभा मंडल के, यानी एक उस ऊर्जा शरीर के साइज को माप सकते हैं। किसी चीज़ को खाने के बाद उसके किसी अच्छी बुरी प्रभाव को हम उसके अपने प्राण शरीर के ऊपर, अपनी ऊर्जा शरीर के ऊपर जान सकते हैं उन इक्विपमेंट के द्वारा, उन उपकरणों के द्वारा। तो ये जो हमारा जो ये प्राण चिकित्सा जो है, इसका हम उपयोग करते आ रहे हैं सालों साल से, हजारों साल से। हमारे घर में जो हम आरती उतारने का जो काम किया जाता है वो भी प्राण चिकित्सा का ही एक रूप है। भगवान की आरती उतारें, कोई मेहमान आए उसकी आरती उतारें। उसके अलावा हम नज़र उतारने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी रिचुअल्स हैं। जब हम किसी गुरु के चरण छूते हैं, हमारे गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं, तो उस टाइम भी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो प्राण का प्रवाह ही हम एक बड़े सोर्स से अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे हजारों सालों से इस प्राण ऊर्जा का अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में किया जा रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्राण का वर्गीकरण। यहाँ पर जो प्राण का वर्गीकरण बताया गया है, एक विद्युत हमने समझा प्राण को, एक प्राण विद्युत। जब वो विद्युत मानव शरीर में जाती है तो मुख्य रूप से वो 5 प्रकार से विभाजित हो जाती है। जैसे आपके घर में जो बिजली आती है उसके कुछ विभाजन हो गए, वैसे ही जब वो प्राण विद्युत हमारे शरीर में जाती है तो वो अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान के रूप में विस्तृत होती है। अपान के रूप में वो हमारा, जब वो बिजली हमारे शरीर में गई, वो विद्युत हमारे शरीर में गई, प्राण रूपी विद्युत, तो जब वो हमारे नीचे के चक्रों में जब वो गई, जब हमारे लोअर एब्डोमेन में वो गई, तो वो उत्सर्जन का काम करेगी, वो रिप्रोडक्शन का काम करेगी। और जब वो हमारे पेट में आएगी, मणिपुर चक्र में आएगी, पेट के एरिया में आएगी, तो वो समान प्राण के रूप में काम करेगी। मतलब वहाँ पर वो ऊर्जा को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, हमारे भोजन को वो ऊर्जा बनाने का काम करेगी। जब वो प्राण ऊर्जा ऊपर उठ के
जब हमारे हृदय क्षेत्र में आएगी तो वो प्राण का रूप ले लेगी, यानी हमारी जो जीवन ऊर्जा, जो श्वास है, जो श्वास प्रश्वास जो चल रही है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो खेल चल रहा है हमारे अंदर, वो सारा प्राण का रूप है। जब हम वो प्राण ऊर्जा जब हमारे गले से लेके ऊपर मस्तिष्क तक जाएगी तो वो सोच विचार का काम, जो हमारा मन काम करता है, जो हमारा माइंड काम करता है, वो उदान का रूप लेगी। और जब वो हमारे नस नाड़ियों में फैल के हमारे पूरे शरीर के संचालन में जब सहयोग करेगी तो वो व्यान का रूप हो गया। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे बिजली हमारे घर में आई, अलग अलग रूप उसके हमने उपयोग किए, तो जैसे ही हम जब प्राण ऊर्जा को खींचते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो वो अलग अलग रूप में विभाजित हो जाती है और वो कहीं पर उत्सर्जन करती है, कहीं पर वो ऊर्जा संचालन का काम करती है, कहीं पर वो सोच विचार का काम करती है, कहीं नस नाड़ियों को प्रॉपर तरीके से चलाने का काम करती है। उसके ही ये अपान समान प्राण उदान, और भी उप प्राण भी हैं, लेकिन इतने गहराई में हम नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब प्राण ऊर्जा के जो हम स्वरूप हम समझते हैं थोड़ा सा, कि प्राण ऊर्जा जब हम अंदर लेने की बात कर रहे हैं उस विद्युत को, तो उसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं। हम भोजन के द्वारा प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जितना जीवित हम भोजन, जितना प्राकृतिक हम भोजन करेंगे, उतना हम ज़्यादा हमारा जो प्राण का जो विस्तार है, प्राण हम उतना ही ज़्यादा अपने शरीर में इकट्ठा कर पाएंगे। मतलब हम अपने अंदर एक विद्युत को स्टोर कर सकेंगे भोजन के रूप में। जब हम सोते हैं तो हम ब्रह्मांड की प्राणिक ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र से पूरे शरीर में फैलती है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम रात को फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, सुबह तक वो चार्ज हो जाता है। तो जब हम सो रहे हैं तो प्रकृति का वो सिस्टम है, उसमें हमारा प्राण रिस्टोर होता है। जितनी गहरी नींद होगी, जितनी कम सपनों की जितनी गहरी निद्रा होगी, क्वालिटी स्लीप होगी, उतनी ही ज़्यादा प्राण ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे नींद में। उसके अलावा जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ के प्राकृतिक तत्वों के जितना नज़दीक रहेंगे, पेड़ पौधों से जो हम वहाँ से भी हम प्राण ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम प्राण ऊर्जा को स्टोर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्राण ऊर्जा हमें मिलती है वो ध्यान के द्वारा मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने अंदर के विचारों को जब हम शांत करते हैं, कि योग की अवस्था में खुद को लेके जाते हैं, तो उस टाइम पर प्राण ऊर्जा का बहुत ज़्यादा विस्तार हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए हमारे दैनिक कार्यों में वो प्राण ऊर्जा खर्च हो रही है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर से हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, बिल्कुल मौन होकर बैठ जाते हैं, तो वो प्राण ऊर्जा खर्च होनी बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे जो हमारे विचारों में, वृत्तियों में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वो भी धीरे धीरे हम शांत करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि ऊर्जा का आउटपुट जो है, मतलब जो खर्च हो रही है, वो ऊर्जा बंद हो जाती है धीरे धीरे, और ऊर्जा का जो ग्रहणशीलता है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। तो जितना हम ध्यान करते हैं, जितना हम प्राणायाम करते हैं, जितना हम प्राकृतिक भोजन कर लेते हैं, जितनी हम गहरी नींद लेते हैं, उतना प्राण का प्रवाह हमारे शरीर में फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और इस प्राण के प्रवाह को जो मेजर किया जाता है वो आभा मंडल के द्वारा मेजर किया जाता है। अब प्राण ऊर्जा का जो हम चिकित्सीय स्वरूप जब हम समझते हैं उसको, अगर हम मॉडर्न तरीके से उसकी को हीलिंग मेथड की तरह अगर हम प्रयोग करना चाहें, तो ऐसे तो प्राण ऊर्जा हम देख नहीं सकते। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस से हम उसको महसूस कर सकते हैं, और कुछ अभ्यास करने के बाद उसको थोड़ा सा देखा भी जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक। अब प्राण ऊर्जा का जब हम चिकित्सीय स्वरूप की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने आभा मंडल के ऊपर। आभा मंडल क्या है? हमारा प्राण शरीर है, हमारा ऊर्जा शरीर है। जैसे कि मैंने बताया हमारे पांच लेयर हैं। जैसे किसी प्याज की 5 परतें होती हैं, तो वैसे ही इंसान के शरीर को अगर हम एक जीवात्मा के ऊपर जो लेयर है उनको हम अगर देखें, तो पहले हमारा भौतिक शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जो हमारे अन्नमय कोश बोलते हैं, जो हमारे भोजन से बनता है। दूसरा जो है वो हमारा प्राणमय कोश है, यानी हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी, जो हमारा सर्किट बोर्ड है। जैसे किसी मोबाइल के अंदर जो उसका मदर बोर्ड है, वो सारा जहाँ बिजली का प्रवाह अलग अलग तरीके से फैलता है, वो हमारा प्राण शरीर है। तो जब हम प्राण चिकित्सा की बात करते हैं तो हम प्राण शरीर के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम आभा मंडल भी बोल सकते हैं, जिसको प्राण शरीर भी बोल सकते हैं, ओरा भी बोल सकते हैं। अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग विधियों में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। प्राण चिकित्सा जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, जहाँ हम भारत में उसको प्राण बोलते हैं, चाइना में इसको ची बोलते हैं, जापान में इसको की बोला जाता है, अलग अलग जगह कहीं उसको नूर बोला जाता है। अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में उसका अभ्यास किया ही जाता है। तो
तो जब हम अपने ओरा को समझने की हम कोशिश करते हैं, चिकित्सा को करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो हम अपने आभा मंडल में चेंज करते हैं। आभा मंडल दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक आभा मंडल है, एक बाह्य आभा मंडल है। आंतरिक आभा मंडल 4 से 6 इंच से लग के 1 फुट तक हो सकता है। मतलब अगर आप समझ लीजिए, ये मेरा हाथ है, इससे जो 4 इंच का जो गैप है, ये मेरा आंतरिक आभा मंडल है। इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है शरीर के ऊपर, ऊर्जा कितनी ज्यादा है, ज्यादा होगी ज्यादा ऊपर होगा, कम होगी थोड़ा नीचे होगा। इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ कि जो भी साधक इसको देख रहे हैं वो अभ्यास करना चाहें तो इसका अभ्यास कर सकते हैं, इस ऊर्जा को, इस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने के लिए। उस पद्धति में सबसे पहले उसको महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हथेलियों को थोड़ा सा रब कर लेते हैं, थोड़ा श्वास को सामान्य कर लेते हैं, 2-4 लंबे गहरे श्वास लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपनी हथेलियों के बीच में केंद्रित करते हैं। ये आप बहुत जगह इस एक्सरसाइज को कराया जाता है, बहुत चिकित्सा पद्धतियों में जहाँ प्राण ऊर्जा को समझाया जाता है, तो सबसे प्रारंभिक अभ्यास रहता है। तो जब हम धीरे धीरे अपने हाथों को दूर करते हैं, ऐसे करके थोड़ा पास लेके जाएंगे, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास है। धीरे धीरे आप दूसरों का भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अपने ही मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करना, क्योंकि अभी हमारी उतनी जानकारी नहीं है, उससे परिचय नहीं है, तो ये सबसे ईजी अभ्यास है। आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करके थोड़ा श्वास लेके ऐसा ट्राई करेंगे, हथेलियों को थोड़ा रब करके, तो आपको एक एनर्जी बॉल महसूस होगी, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा जो कि दोनों हाथों को आपस में खींचेगा, दूर पुश करेगा। इसको एनर्जी बॉल बोला जाता है, यानी प्राण ऊर्जा की एक एनर्जी बॉल। ये हमारा आंतरिक आभा मंडल है जो हम खुद महसूस कर रहे हैं। बाद में आप जितना अभ्यास करते जाएंगे, प्राण का विस्तार होगा आपके शरीर में, वैसे वैसे एनर्जी बॉल का साइज भी आप देखेंगे कि बड़ा होता चला गया, ऐसे महसूस कर सकते हैं उसको। आप थोड़े हाथ रब करके 2-4 सांस लेके जैसे ही ट्राई करेंगे तो आपको हाथों में एनर्जी बॉल महसूस होगी। बाद में इसके साइज को भी आप चेक कर सकते हैं। ये प्राण चिकित्सा में, रेकी में, अलग अलग जो प्राणिक हीलिंग के मेथड हैं, उन सब में इसका अभ्यास किया जाता है, इस प्राणिक चिकित्सा का या इस विधि का। अब जो चिकित्सा पद्धति है वो आपके आभा मंडल के ऊपर डिपेंड करती है। तो वहां पर हम चेक करते हैं पहले व्यक्ति के आभा मंडल को। जैसे अगर हम एलोपैथी से इलाज करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल लेवल पर टेस्ट करते हैं, उसका बीपी, शुगर सब चेक करते हैं। तो वैसे ही जब हम प्राण चिकित्सा के बारे में बात करते हैं तो पहले हम उसके आभा मंडल को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम उसको चेक करेंगे, उसको जानेंगे, उसको स्कैन करने के विभिन्न तरीके रहते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राण का प्रवाह रुका हुआ है, यहाँ पर प्राण का प्रवाह ज़्यादा हो गया। अगर प्राण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी वो बीमारी का कारण बनेगा। अगर वो प्राण का प्रवाह किसी जगह पर आपके आभा मंडल में कम हो गया है तो भी वो बीमारी का कारण बनेगा। तो उसको संतुलित करने का काम जो है प्राणिक चिकित्सा में किया जाता है। तो जो भी अभी उसका विकृत रूप अगर हम देखें प्राण ऊर्जा का, तो जितने भी झाड़ फूक करने वाले, जो छोटे छोटे गांव में जो इलाज किया जाता है, वो सब प्राण ऊर्जा का ही अभ्यास करते हैं, जाने अनजाने, चाहे उनको आता ना हो कुछ, चाहे वो साइकोलॉजिकल काम कर रहे हों, लेकिन उस चीज़ की शुरुआत जो हुई थी वो प्राण चिकित्सा से ही हुई थी। उसके अलावा जितनी भी हवन यज्ञ किए जाते हैं वो सिर्फ हवा को ही शुद्ध करने की चीज़ नहीं है, वो आपके आभा मंडल को, आपके घर के आभा मंडल को, आपके परिवार के सभी व्यक्तियों के आभा मंडल को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राण ऊर्जा एक विस्तृत रूप में हमारे आसपास फैली हुई है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम अपनी प्राण ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। कई बार हमारी कहावतों में भी हमने सुना है कि इस व्यक्ति के हाथ का तो मैं पानी भी नहीं पीऊँ। उसका मतलब क्या है कि जब हम किसी को पानी देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उस पानी के अंदर डालते हैं। मतलब हम जैसे भी थॉट पैटर्न के साथ हम पानी को लेंगे और व्यक्ति को देंगे तो उसकी ऊर्जा उस व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जब हम सम अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में हम प्राण ऊर्जा का जाने अनजाने एक विस्तृत रूप से प्रयोग करते हैं। तो अब प्राणिक हीलिंग में, अब मॉडर्न जमाने में प्राणिक हीलिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इस आपके चक्रों को संतुलित किया जाता है, आपके 3 शरीर को संतुलित किया जाता है, आपके अंदर हेवन अर्थ एनर्जी को, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को संतुलित किया जाता है। उसके लिए क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है, उसके लिए
प्राणायाम का उपयोग किया जाता है, ध्यान का उपयोग किया जाता है, धारणा का उपयोग किया जाता है। अलग अलग चीज़ों की धारणा करके, अलग अलग रंगों की धारणा करके आपके शरीर के ऊर्जा स्तर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो है, ये अभी आधुनिक युग में एक आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में प्राण चिकित्सा जो है वो उभर के आ रही है। और इसका मैंने इसमें बहुत साल से अभ्यास किया है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर हम इसको एक पूरक चिकित्सा के रूप में भी अगर उपयोग करें तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। अगर हम मान लीजिए अपनी एलोपैथिक मेडिसिन खाते खाते वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों में हम इसको मेन पूरक चिकित्सा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और प्राचीन काल से ही इन सारी चीज़ों का आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, तो वो इलाज करते थे, वो ऊर्जा के प्रवाह को ठीक कर देते थे। हमने उंगली माल की कहानी सुनी होगी महात्मा बुद्ध की, तो वो उनके आभा मंडल में आते ही उसके विचार क्यों परिवर्तित हो गए? क्योंकि वो बहुत एक बड़े स्तर पर महात्मा बुद्ध ने प्राण चिकित्सा का उपयोग किया था। हमारे शास्त्रों में किया जाता था। हमारे देवी देवताओं के हाथ से जो ऊर्जा का प्रवाह निकलता दिखता है, हमारे सिर देवी देवताओं के पीछे जो एक प्रकाश दिखाया जाता है, वो आभा मंडल को प्रेजेंट करता है। मतलब बताया जाता है कि आप हमारे प्राचीन जमाने में भी हमने जो जितनी भी मूर्ति कला है उसमें पीछे आभा मंडल दिखाया गया है, प्रकाश दिखाया गया है। मतलब ये प्राचीन काल से ही चली गई है। तो ये था हमारी प्राण चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान। इसको मैंने जितना हो उसके सिंपल करने की कोशिश की है।